किस किस को 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ कैश फ्लो पता है? आपको पता है? आपको पता है? ओके जी। दुनिया में एक ऐसा फिलोसोफर है, एक ऐसा स्पीकर है, एक ऐसा कह लीजिए गुरु है जिसकी बहुत सी किताबें इसी मौजू पे हैं कि हम फाइनेंशियली रिच कैसे हो सकते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जा सकता है। ये सारे टर्म्स कहीं लिख लीजिएगा, ये टर्म्स हमें बोलनी आनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बिलखसूस इंडो पाक का निज़ाम है ना, एजुकेशनल सिस्टम, ये पैदा करता है जॉब माइंडसेट। तो जब माइंडसेट ही जॉब है, अच्छा देखिए ना, माइंडसेट का मतलब ये है कि आप कैसे सोचते हैं। ये जो आप कैसे सोचते हैं ना, ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में, आप पैसे के बारे में, नंबर 2 आप ज़िंदगी के बारे में, नंबर 3 आप रिश्तों के बारे में, नंबर 4 आप काम के बारे में, नंबर 5 आप यानी जो मार्केट में अवेलेबल रिसोर्स हैं, मौके हैं, सब चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं, ये कहलाता है माइंडसेट। और ये बनता कैसे है? माइंडसेट बनता है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहले बाद में लिख लीजिएगा। माइंडसेट के पीछे पूरा एक फलसफा है। ये बनता है आपके बचपन अयाम, ये बनता है आपके तजुर्बात से, ये बनता है आपके नज़रियात से, ये बनता है आपकी सोचों से, ये बनता है आपके स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने पहले बनाए हुए हैं, आप सिर्फ उसके मुताबिक जी रहे हो। ठीक है जी। ये बनता है आपकी तालीम से, उससे भी माइंडसेट बनता है। ये आपके वालदैन, जो वालदैन मिले, कंपनी कह लें, उनका जो साथ मिला, ये बनता है आपकी इंस्पायरेशन से, और ये बनता है आपके नॉलेज से, इल्म से, जो आपने हासिल किया होता है। इन सब चीज़ों के मजमूए से एक चीज़ बनती है जिसको क्या कहते हैं? माइंडसेट। और ये जो माइंडसेट है जब बन जाता है, इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। लाइक मिसाल ले लीजिएगा, ये इंडो पाक में क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम एक रीवाइज हुआ कॉलोनियल टाइम पे। कॉलोनियल टाइम हुआ जब यहाँ पर हुकूमत बरतानिया ने, विक्टोरियन टाइम स्टार्ट हो गया। आप लाहौर देखते हैं, लाहौर की हिस्ट्री 3 हिस्सों में कहते हैं तकसीम है। एक टाइम है वो मुग़ल एरा है, ठीक है जी, एक प्री मुग़ल है, उससे मुग़ल से भी पहले का टाइम है, ठीक है, उसके शवाहिद हैं, अंदरून शहर, ये वो फलाना। फिर एक टाइम है जिसको कहते हैं विक्टोरियन टाइम, ये वो टाइम है जिस पे आपकी माल रोड की बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं। फिर एक टाइम है जो उस विक्टोरियन टाइम के बाद का टाइम, जिसमें गुलबर्ग बना है, मॉडर्न इलाके बने हैं, ये जिस इलाके में हम हैं सारे बाद में बने। तो जो कह लीजिए कॉलोनियल टाइम है हमारा, जिसमें यहाँ पर काबिज़ थी, हुकूमत बरतानिया काबिज़ थी और ये कॉलोनी थी एक उनकी, ठीक है जी। उस टाइम पे एक शख्स है जिसका नाम है लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले ने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च की और कहा कि यहाँ के लोग, ये उसका बड़ा फेमस पैराग्राफ है, उसने कहा यहाँ के 98% लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, वो जो पढ़े लिखे की डेफिनेशन थी, वो लिखना, पढ़ना, जानना और मुकामी ज़ुबान को जानना, सब कुछ उसमें शामिल था। और बुनियादी अलूम जो ज़िंदगी के थे वो उनके पास थे, जो उस वक्त चाहिए थे, वो थे। उसने क्या किया, यहाँ के पूरे एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ स्टैंडर्ड्स को भी चेंज किया। लाइक हम इंडो पाक के लोग नौकरी करने के ज़्यादा हक में नहीं थे, हम खेती बाड़ी से मुआश हमारी जुड़ी हुई थी, हम आड़त का काम कर लेते थे, हम मंडियों में बेच लेते थे, हम ट्रेड करते थे, हमारे यही बिजनेस थे। या कुछ लोग सरकार की जॉब करते थे, और क्योंकि रियासतें थीं तो रियासती अमूर में हमारी जॉब्स हो जाती थी। कोई जो है वो ख़जाना संभाल लेता था, कोई जो है वो तोप मोर्चा संभाल लेता था, कोई जो है वो कोई लिखत पढ़त का काम कर लेता था, कोई हिस्टोरियन था, कोई इस तरह के काम। तो उसने क्या किया, उसने आके रीस्ट्रक्चर किया और पहली दफ़ा यहाँ पर मुतारिफ हुआ कि एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर उसने एक इस्टेब्लिश किया कि इंडो पाक के लोग को IQ अच्छा नहीं है, ये भी एक अजम्पशन थी। उसने कहा इनका ना पासिंग क्राइटेरिया 33% होना चाहिए। ये एक पूरी कहानी है, एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरते 33% वाला पास होता है हमारा। इसलिए उसके बाद ये सारा एग्जामिनेशन सिस्टम मुतारिफ हो गया, स्टैंडर्ड ये हो गया जी, जो पढ़ा लिखा है मैट्रिक है। आपको शायद पता नहीं है, आज से 50, 60, 70 साल पहले लोग अपने घर की तख्ती के बाहर अपनी डिग्री भी लिखवाते थे। मैंने अपनी आंखों से 35-40 साल पहले ये गुलशन रावी रुस्तम पार्क, इनकी गलियों में घरों के बाहर नामों के नीचे FA BA MA लिखा देखा। आज कोई अपने नाम की तख्ती के नीचे BA लिखे उसका मजाक उड़ता है, लेकिन BA थे ही बड़े थोड़े ना, ठीक है जी। आज से 70 साल पहले वाला मैट्रिक, उसका फिर भी कोई म्यार था, आज MA करने के बाद भी वो म्यार नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स बने यहाँ पर।
अब उसमें सबसे बड़ा जो इस टॉपिक के साथ चीज़ जुड़ती है, हमारा माइंडसेट बन गया कि जॉब इज़ अ बिग सक्सेस। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए वो एक विक्टोरियन टाइम था, कॉलोनियल टाइम था, उन्होंने आपको नौकरियाँ दे के चलाना था, उन्होंने सिस्टम्स बनाने, उन्होंने महकमे बनाए, उन्होंने निज़ाम बनाए, मुनज़्ज़म तो किया और जॉब्स दी। जॉब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और बाकायदा तौर पे मुझे आज भी याद है, गांव में बाकायदा अगर किसी का बड़ा बूढ़ा सूबेदार है फौज में, उसका नाम के साथ लगा सूबे, ये फलाने सूबेदार की फैमिली है। हालांकि सूबेदार फौज में कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होगा, लेकिन सूबेदार, हवलदार, ये वर्ड्स जो थे बड़े एक फ़ख्र से बताए जाते थे और लोग इसको प्राइड से बताते थे भी, प्राइड से लेते भी थे। नंबरदार, ये टर्म मुतारिफ हुई जी, ये सारे टर्म्स हैं जी, ये विक्टोरियन टाइम की देने जी आपको। अच्छा, अब हुआ क्या हम लोगों के साथ कि हम लोगों का माइंडसेट बन गया कि नौकरी ही कामयाबी है, जॉब का मतलब इज अ सक्सेस, इज इक्वल। ये इस हद तक हमारे डीप रूटेड है कि आज भी हम सरकारी नौकरी को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं और उस जॉब के बारे में हमारी परसेप्शंस, कभी आप डिग डाउन करें लोगों की कि गवर्नमेंट जॉब, तो वो परसेप्शन पता क्या बनेगी, इसमें काम नहीं करना पड़ता, इसमें पेंशन मिलती है, इसमें साल का इंक्रीमेंट होता है, इसमें कोई हमें हटा नहीं सकता, इसमें जब हम मर जाते हैं तो फिर हमारी बीवी को पेंशन मिलती है। आप समझ रहे हैं, ये एक परसेप्शन है। ये सारे कॉलोनियल टाइम में दुनिया में निज़ाम जो आया था सारा, हम इसको इस ख्वाब के, और प्राइवेट जॉब्स भी फिर ऑब्वियस है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब को सिक्योरिटी के साथ भी जोड़ा जाता है, पक्की नौकरी। किसी को जॉब दिलवा दे कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप एंग्रो में, यूनिलीवर में कहीं जॉब, और नहीं जी ये पक्की नौकरी नहीं है, ठीक है जी। शायद मुमकिन है एंग्रो या किसी बड़ी कंपनी का जो कंट्री हेड है उसकी सैलरी 80-90 लाख रुपया हो, नहीं जी पक्की नौकरी नहीं है। उसके मुकाबले में क्लैरिकल जॉब करने वाले के कहते हैं जी पक्की नौकरी है जी, छोटी सी क्लैरिकल जॉब कर रहा होगा क्या कहेंगे, यदि पक्की नौकरी है जी। सो ये जो पक्की नौकरी है इसको गवर्नमेंट जॉब, ये एक परसेप्शन बिल्ड की गई, ठीक है जी। उसके पर्क्स, उसके बेनिफिट, TADA की टर्म्स आई, ठीक है जी, TADA, ठीक है जी। अच्छा, अब मुकाबले का इम्तिहान इंट्रोड्यूस हुआ इंडो पाक। पहले से था हुकूमत बरतानिया जो है उसका तो पुराना कह लीजिए, कंपटीशन सुपीरियर सर्विसेज का एग्जाम, उसकी पूरी हिस्ट्री है 3-4 साल की, किताब इतनी मोटी किसी सिविल सर्वेंट ने इस पर लिखी हुई है। लेकिन इंडिया में जब ये इम्तिहान आया तो इस इम्तिहान का नाम था इंडियन कमीशन सर्विसेज, ठीक है, ICS, ठीक है जी। हमारा ICS वो कंप्यूटर साइंस वाला, एक्चुअल जो इंडिया का असल ICS है। तो हमारे बड़े बूढ़ों में हमने सुना है कि जी हमारे गाँव से कोई 1-2 ICS थे, बड़े थोड़े लोग मुसलमान ऐसे होते थे जो मुकाबले का ये इम्तिहान पास करके साहब जी बन जाते थे। ये कल को DC लगते थे, डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर लगते थे, ये ज़िले को हेड करते थे, ये SP लगते थे, पुलिस में होते थे। सो वक्त के साथ साथ आज ये CSS बन चुका है, गवर्नमेंट जॉब। आज भी CSS एक बहुत बड़ी, CSS को अचीवमेंट समझा जाता है। हज़ारों लोग अपीयर होते हैं, चंद 100 क्लियर करते हैं, फिर चंद 100 उसमें से इंटरव्यू क्लियर करते हैं, एक बड़ा कामयाबी माना जाता है जी किसी ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। ये सारे आपके माइंड सेट्स हैं। जिस तरह कोई हमारे यहाँ इंडो पाक में शादी होती है तो हर 2 महीने के बाद लड़की से पूछा जाता है कि बने हैं, वो कहती जी नहीं इस दफ़ा तो कुछ नहीं हुआ, और 2-3 साल अगर गुजर जाए तो वो डिप्रेशन में चली जाती, बच्चा नहीं हो रहा। ये इंडो पाक के प्रॉब्लम्स है। इसी तरह कोई पढ़ लिख जाए तो उससे हर महीने पूछा जाता है नौकरी लग गया कि नहीं लग गया। लोग बड़े दुख के साथ, पिछले एक बुजुर्ग बूढ़े मेरे पास आए, वो आके रोने लग पड़े, कहते मेरी मरने से पहले ख्वाहिश है मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, 32 साल उम्र होगी, नौकरी नहीं मिली, MPhil किया हुआ, ये एक आपका स्टैंडर्ड बन चुका है। जब मैंने कहा उसे को अपना काम कराएं, कहते नहीं जी अपना काम नहीं हो सकता, नौकरी होती। मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है कि मेरा कोई जानने वाला हमारे घर पे आया और उसने मुझे कहा कि नौकरी दी सुनाओ जी। मैंने कहा जी मैं बेरोज़गार हूँ, मैं तो नौकरी नहीं करता। हो बड़ा अफसोस, बड़ा सुना है तू काबल है, अद्धे पिंड नूं पता है तेरा, पूरा पाकिस्तान तेरा तस्करा करता है, एडा तू नलायक है, तो नौकरी कोई नहीं मिली। तो घर से को बोला, उसने कहा जी 100-150 बंदे तो उसके पास काम करते हैं, कहते नहीं नौकरी होती। ये आपका माइंड सेट है, ये आपका माइंड सेट है। माइंड सेट में कारोबारी बंदा ओ जी बड़ा फ्राडिया होंदा जे, हालांकि वो बेचारे का कमाल है, वो नौकरी दे रहा है, वो टैक्स दे रहा है, वो डिलीवर कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सोसाइटी की इकोनॉमी को मूव कर रहा है, उसको कामयाबी नहीं माना जाता। उसके मुकाबले में पक्की नौकरी को, तो पहले तो ये ज़रा समझ लें कि ये सारी चीज़ें हमें गले पड़ी हुई हैं। आज के दिन तक 18, 19, 20, 22 साल आपकी उम्र है, ये हो चुका है, ये टीके लग चुके हैं, ये ताने मारे जाते हैं फलाने दे मुंडे नूं वेखो नौकरी लग गई,
यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, हम में से कोई पहले फौज में चला गया ना, दोस्त जो चले जाते थे, तो कार्ड मिल जाता था ना उनको, एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है कि आप इस महकमे में आप चले गए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं या चले गए। यकीन करें, फ़ख्र से बताता था, देखो मैंने नाके पे दिखाया तो उन्होंने कहा जाओ। यानी ये स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी सक्सेस के स्टैंडर्ड्स ही हैं कि जी नौकरी लगी हुई है तो बड़ी बात है जी, ठीक है ना जी। और जहाँ नौकरी मिली होती है ना, वो रिश्तेदारों को जाके कभी कभी शो भी मारी जाती है। ये देखा जी, इस इलाके में तो मेरे को दरवाजे सारे खुल जाते हैं मेरे लिए, ये मेरा मुलाजिम है जी, ये मेरा पीएन है जी, ये मेरे लिए चाय, ये देखें जी बेल दबाऊंगा तो लेकर आएगा कोई। ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स हैं जी। तो ये सारे के सारे इस सारी चीज़ों के साथ जो माइंडसेट बनता है, इस माइंडसेट को कहते हैं जॉब माइंडसेट। तो हमारे फेलियर की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो माइंडसेट है वो जॉब का माइंडसेट है। अब ज़रा जुमला सुन लीजिए, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। असल में होता क्या है, मसलन एक लेक्चर मैंने बच्चों को दिया, मेहनत करो टका। अब वो बच्चों के साथ बातचीत है, आपके साथ जो बातचीत है यूथ के साथ बातचीत। मुमकिन है जिस जो आज रिटायर हो रहा है उसके लिए लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर उसके लिए है जो अभी फैसला कर सकता है कि वो अपने माइंडसेट पे सोचे कि यार ये मेरे जो सारे स्टैंडर्ड बने बनाए मिले हैं, ये मेरा कसूर कोई नहीं है, मुझे मिल गए। आपकी चॉइस तो नहीं थी ना, आपसे पूछा जा रहा था राइयां दे घर पैदा होना है, राणियां दे होना है, चौधरियां दे होना है, जट्टां दे होना है, आप तो पैदा हो गए हो, ये सारा कुछ तो मिल गया आपको आज। अब आपका कमाल ये कि इस माइंडसेट को चेंज कर सके। जॉब माइंडसेट पे मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं। अब समझ आ गई बात, मैं जॉब करने वालों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सोसाइटी ने चलना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोसाइटी को आगे लेके जाने वाला जॉब माइंडसेट नहीं होता, वो माइंडसेट का नाम है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। आज की टर्म तो यही है। आज एंटरप्रेन्योर का वर्ड दुनिया में नया है, और आपकी यूनिवर्सिटियाँ और आपकी PHEC और HEC और ऑरिक ये पिट रहे हैं इस वक्त। यकीन करें कि हमें कोई सोल्यूशन मिले, हमारी जो यूथ निकल रही है, 250 यूनिवर्सिटियाँ आपकी हो गई हैं और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़ाने वालों का भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो तैयार आपके पास आता है और कोई ये बात नहीं करता कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो गलत है। कोई ये बात नहीं करता कि बचपन के अयाम, तजर्बात, नज़रियात, सोचें, स्टैंडर्ड्स, तालीम, वालदैन की कंपनी, इंस्पिरेशन, इल्म जो सारा मिला था वो इसके लिए तो ठीक था, जॉब माइंडसेट के लिए, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए ठीक नहीं था। मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये पूरी क्लास में बैठे हुए बच्चे, आपको एक बिजनेस की स्टोरी नहीं याद होगी। शायद सुना होगा आपने, कोई मियां मंशा होता है, कोई फलाना होता है, कोई ये होता है, स्टोरी नहीं याद होगी। क्यों नहीं है? इंस्पिरेशन ही नहीं है हमारी। हमारी इंस्पिरेशंस क्या हैं? इवन मैं भी इसी सिस्टम में से निकला हूँ। इंस्पिरेशंस क्या थी? मैट्रिक इंटर तक पहली इंस्पिरेशन दादा फौजी था, फौज में जाना है, मेडल्स लगे होंगे, शहीद होंगे, इंस्पिरेशन थी एक। फिर क्या जी, पता लगा यार कोई यूनिवर्सिटी के कहीं सीनियर्स हैं जो CSS कर रहे हैं, अफसर बन गए, वाले साहब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उससे बड़ी जॉब हम करेंगे। यही इंस्पिरेशन स्टैंडर्ड से। फलाने ने ये पढ़ लिया, हमने भी ये पढ़ना है, उसने ये पढ़ा, उसकी नौकरी लगी, हमारी भी लग जाएगी। फिर क्या है, इसने ये पढ़ा, बाहर चला गया, हम भी बाहर चले जाएंगे। ये बने बनाए स्टैंडर्ड से। हमारे पास रियल बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं होती, रियल स्टोरी। अच्छा, अब होता क्या है, जब ये सारा कुछ बना बनाया मौजूद है तो यही स्टोरियां प्रमोट हो रही हैं। नौकरी लग गई है, CSS हो गया, फलाना हो गया। इस सोसाइटी में कोई बात नहीं कर रहा कि हीरो बिजनेसमैन होता है। सोसाइटी का असल हीरो कौन है? जो बिजनेसमैन है। आप जरा हिस्ट्री आपको मैं बताता हूं, आपकी मीडिया की हिस्ट्री बताने लगा हूं। आज से 30-35 साल पहले एक ड्रामा था, उसका नाम था अंधेरा उजाला। ये ड्रामा पुलिस के इमेज को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया कि पुलिस में अच्छे ऑफिसर्स भी, उनके अच्छे रवैये भी हैं। उसमें एक अच्छा ऑफिसर कवि साहब को दिखाया गया, इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह गरी के रहमत करे। पुलिस के इमेज को बेहतर बनाने के लिए इफेक्टिव ड्रामा था। फिर हमने अपने उसी ज़माने में सुनहरे दिन देखा, फिर अल्फा ब्रेवो चार्ली देखा। ये फ़ौज के इमेज के लिए था कि यार फ़ौज कितनी इंस्पिरेशनल। कोई शक नहीं, कोई किसी मुल्क का बका बगैर मिलिट्री के नहीं हो सकता, वो अपनी जगह अहमियत है उसकी। फिर उसके बाद आपने पिछले सालों में, 1-2 सालों में क्या देखे जी ड्रामे? अहद वफा देखा और सिनफ़े आहन देखा आपने, देखे नहीं? ये एक पूरा इमेज बनता है इससे एक इदारे का। ऐसी है जी। मुझे याद है 90s में एक ड्रामा लगता था, मुझे उस ड्रामे का नाम तो नहीं याद, लेकिन इतना याद है कि उसमें मरीना खान जो थी वो डॉक्टर थी और साजिद अली वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। मुझे एक ऑफिसर मिली, एक फ़ीमेल, उन्होंने कहा शाह साहब मैंने वो साजिद को देख के
ये डिसाइड किया था जब मैं स्टूडेंट थी, छोटी सी थी 8वीं क्लास में, कि मैंने अफसर बनना है, एसी लगना है। आप समझ रहे हैं? ये आपकी इंस्पिरेशन इससे जाती हैं। मुझे ईमानदारी से बताएं, पूरे मुल्क में 70 सालों में एक फिल्म बनी हो किसी बिजनेसमैन के ऊपर, कोई एक ड्रामा बना हो किसी बिजनेसमैन के ऊपर? आपको मैं सीरीज बता देता हूं, आप ज़रा जाके देखिएगा, लिख लें नाम प्लीज़ ताकि आपको पता हो। आप थीम बेस्ड अगर देखेंगे ना, तो थीम बेस्ड जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये फिल्में बनी हुई हैं दुनिया में। लेकिन जी आप देखें, इंडियंस की तरफ आता हूँ सबसे पहले। आप मूवी देखें बाज़ार, आप देखें गुरु, आप देखें कॉर्पोरेट, फिर आप देखें मजदूर, ये पुरानी फिल्म है दिलीप कुमार की, फिर आप देखें बिग बुल, फिर आप फिल्म देखें स्कैम 1992, ये सीरीज़ है पूरी एक। इंग्लिश मूवीज़ ज़रा देख लें जी आप, कई ऐसी मूवीज़ हैं जो बड़ी मज़े की हैं। परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखें आप, उधर है डिफरेंट लेकिन चलें। बिग शॉट देखें आप, बिग शॉट, फिर दी फाउंडर देखें आप। मूवीज़ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने परसों देखी है जी डंकी, बच्चों के साथ बैठ के। बताने का मकसद ये है कि ये चंद मैंने बताई हैं, शायद मेरी फाउंडेशन ने तो सैकड़ों की लिस्ट बनाई हुई है कि दुनिया में किस किस सब्जेक्ट पे मूवीज़ बनी है। मैं टीचर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसमें बताता हूँ सुपर 30 देखें, सर देखें। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो बनना होता है उसकी हमने नाम है, हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं ना, कोई मूवीज़ होती हैं। इंडिया ने अपने स्पोर्ट्समैन हीरोज़ पे फिल्में बना दी। वहाँ पर 1982 में एक सिख जो है एसपी, किसी कान में कान फंस जाते हैं, उनको निकालता है, उस पर मूवी बनी हुई। एक शख्स पहाड़ काट के रास्ता बनाता है, उसकी बीवी का हादसा होता है, वो पहाड़ से गिरती है और इंतकाल हो जाता है। द मैन ऑफ माउंटेन देखें कभी आप चाहें, आप सुपर 30 देखें, आप भाग मिलेगा भाग देखें। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जिस शोबे को, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस शोबे को तरक्की देनी है उस शोबे की सक्सेस स्टोरीज पब्लिश करें। प्रॉब्लम ये पाकिस्तान, हमारा यार मसला है, हमें ये दुख मैं किससे बयान करूं, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, प्रमोट नहीं होती। सेकंड, हम उसको स्टैंडर्ड ही नहीं मानते। हमारे कहानियां क्या है, हम बिजनेसमैन को देख के कहेंगे ओ यार इन्हों तो एक क्लर्क बहाल है ना बाहर, इन्हों अंदर नहीं को जाने देगा। हमारी सोच ये है, हम ये नहीं देखते उसने 26,000, एक टेक्सटाइल यूनिट 26,000 बंदों को नौकरी देता है, अच्छा यूनिट जो है पाकिस्तान का, 26,000 30,000 ह्यूमन रिसोर्स आपके स्टाइल टेक्सटाइल यूएस अपैरल वगैरह में है, एक यूनिट में, एक सिस्टम में, सॉरी 6 यूनिट है। बताना ये चाह रहा हूँ, आप उनको कंपेयर करें, एक वो बंदा जो सरकार की नौकरी कर रहा है उसको आप हीरो मानते हो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं अप्रोच के खिलाफ हूँ, इस माइंडसेट के खिलाफ। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि पहला काम, आज आप सबकी एक असाइनमेंट है, जो आपने जिंदगी में बनना है उसका पहला कदम है उसका माइंडसेट अपना है, जो बनना है। और अगर आप यही स्टैंडर्ड्स हैं आपके, तो फिर मेरा लेक्चर आपके लिए नहीं है, फिर आप जो कर रहे हैं करते रहें। लेकिन अगर आपका वाकई ज़िंदगी में कोई स्टैंडर्ड है तय किया हुआ आपने, तो फिर ज़हन बना लें आपने क्या करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज विजिटिंग, एक मैं यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पढ़ाता था, मेरे कुछ कोलीग्स भी हैं, कल बल्कि इवेंट था यहाँ पर, तो मेरी कोलीग यहाँ मौजूद थी इस लेक्चर, वो भी आई हुई थी तकरीर करने के लिए, जो मेरे साथ मिलकर पढ़ाते। मैं अपने कोलीग्स को कहता था कि मेरा एंड ये नहीं है, मेरी इंस्पिरेशंस ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन और वीसी नहीं है। मेरी इंस्पिरेशंस वो टीचर्स हैं जो दुनिया से चले भी गए तो उनका कंटेंट, उनके फलसफे, उनकी बातें दुनिया में डिस्कस हो रही। वो कहते हैं हाउ इज पॉसिबल इफ देयर इज अ ट्रैक, व्हाई टू मेक अ न्यू ट्रैक, एंड देयर इज अ ट्रैक दैट, बढ़ती हो जो लेक्चरार, फिर हो जो असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर फुल प्रोफेसर, फिर डीन, एचओडी डीन, उसके बाद वीसी लगो। मैं कहता था यार मेरा ये ख्याल है कि ये दुनिया का तो एक सेट पैटर्न बना हुआ है, इनसे बड़े लोग वो हैं जो शायद ये तो नहीं थे, या ये होंगे तो इन्होंने इसके पीछे को भागे नहीं है, खपती नहीं हुई। उन्होंने तय किया कि हमारी बातचीत, हमारा कंटेंट, हमारे फलसफे जो हैं वो क्लासरूम बाउंड नहीं होंगे। लाइक इशफाक अहमद साहब, लाइक वासिफ अली वासिफ साहब, दिस इज कॉल्ड द इंस्पिरेशन। यहाँ से माइंडसेट बनता है। मतलब व्हाई आई एम हियर, मैं जहाँ खड़ा हूँ आज, उसकी वजह वो इंस्पिरेशन है। अगर कोई होती ना मिसालें, अगर मेरे पास कोई मिसाल ना होती, सो मेरा ज़ाती ये ख्याल है, मेरा जुमला ज़ाती है, मैं इसको वो नहीं कह रहा कि मैं कानून नहीं बना सकता,
किसी शख्स की इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती कि उसके पास कोई इंस्पिरेशन ना हो। ये बदकिस्मती है कि आपके पास कोई रोल मॉडल ही नहीं, कोई इंस्पिरेशन ही नहीं। यकीन करें, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो राइट माइंडसेट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से, अगर मैं वन लाइन, अगर मैं इसको वो करूँ, सर्कल करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंस्पिरेशन। ये आपके सारे मसले हल कर देती है। बिकॉज जिससे मोहब्बत होती है ना, फिर आप उसकी हर चीज़ सीखते हो, उसके बारे में जानते हो। कहा जाता है मजनू को लैला की गली के कुत्ते का नाम याद होता है। मेरी अगर इंस्पिरेशन वासिफ अली वासिफ साहब है ना, तो मैं खुशाब की गलियों में उस घर के बाहर जहाँ ताला लगा हुआ था, जहाँ वो पैदा हुए थे, वहाँ तक भी गया हूँ। आज तक जितने थीसिस उन पे लिखे गए मैंने सारे पढ़े, कि जितनी किताबें मुझे ज़ुबानी याद है। क्यों? मेरा कोई पेपर नहीं है या मेरा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें मैं नंबर 3.5 3.95 GPA लेना है। मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत में चीज़ें याद हो जाती हैं। और मोहब्बत की आसान तारीफ़ क्या है? इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन जानने से होती है, घर बैठे बैठे नहीं होती कि जी मैं बैठा रहूँगा अचानक मेरी इंस्पिरेशन आएगी। नहीं यार, लाइब्रेरी का रुख करो, फ़लसफ़े खंगालो, किताबें पढ़ो, ढूंढो, तलाश करो। अगर तलाश ही नहीं है, अल्लाह कहता है हदायत जो है ना मेरा ख़जाना है, उसको ज़रूर देता हूँ जो चाहता है। सो अगर आपकी इंस्पिरेशन है लाइफ में तो होगा क्या? उसका इल्म भी आपका मोहब्बत की वजह से, उसका लाइफस्टाइल भी आप अपनाएंगे, आप उसका तरीक़ाकार भी अपनाएंगे। वासब को मैं अपना गुरु और उस्ताद मानता हूँ। एक दफ़ा कुछ शख्स मिलने आया, उनका एक छोटा सा सेंटर था, एक छोटा सा कॉलेज कह लीजिए, पढ़ाने का सेंटर था, पुराने अनारकली नाबा रोड। तो किसी ने पूछा कि वासिफ साहब आपने इतने साल पढ़ा है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? तो उस कॉलेज के बिल्कुल बाहर एक चाय का खोखा था। तो वासिफ ने फरमाया सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको हुआ, क्योंकि सखी थे ना, सेवा करने वाले थे, वो हर एक को चाय ज़रूर पिला देते थे। सो आपके पास उस बंदे के ज़्यादा वाक़यात होंगे जिससे आप मोहब्बत करते हैं। बंदा अपने अब्बे से ना मोहब्बत करता हो तो खुदा की कसम नाम के अलावा कुछ नहीं पता होता। बिलीव यू, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे दोस्त देखे हैं जिनको अपने वालिद का सिर्फ नाम पता, उनको कुछ नहीं पता। हम तो अपने मोहब्बत से वालिद से पूछते ना आपके वालिद कैसे, फिर आप आपके दादा कैसे थे, पुराने वाक़यात। बड़ा बच्चा होने के नाते मुझे बड़े अपने वालिद साहब से पता लगे। कहीं ऐसे बदकिस्मत है उनको अपने वालिद के नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता होता। समझे कि नहीं समझे? सो इंस्पिरेशन का मतलब है, इंस्पिरेशन में एक और जुमला मेरा ले लीजिए कि मैंने जुमला बोला बदकिस्मत है जिसकी ज़िंदगी में कोई इंस्पिरेशन नहीं। दूसरा जुमला ले लीजिए, इंस्पिरेशन में मुकम्मल ताकत होती है आपको चेंज करने की। दिस इज द वन थिंग, ओनली वन थिंग। इतनी ताकत इसमें होती है, जैसे देखिए ना जी, मोहब्बत अगर किसी से हो जाती है, इसको इसके मजाजी की शक्ल में ले लें, और उसके लिए रात जागने को तैयार हो जाते हैं। आप धूप में खड़े उसका इंतज़ार करते हैं, आप जनाब मार खा लेते हैं, आप पे इल्ज़ाम लगते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, आप पैसे इकट्ठे करके इजी रोड करवाते हैं। यही होता है ना सारे का सारा। अगर ये दुनियादारी की बात करूँ तो होता क्या है, वो इस इंस्पिरेशन के चक्कर में आप ढल जाते हैं। ठीक है कि नहीं? रांझा रांझा कर दी नी मैं, आप पे रांझा हुई। वो आप पे रांझा हुई का मतलब ये है, वो मोहब्बत की चोट ऐसी होती है कि कन्वर्जन आसान हो जाती है। लॉजिक से नहीं कन्वर्जन हो सकती। लॉजिक से आप हैं और आपका उस्ताद उस्ताद है, मुरीद मुरीद है, मुर्शद मुर्शद है। लेकिन इंस्पिरेशन और मोहब्बत में इतनी ताकत है कि दोनों में फ़र्क ही नहीं रहता, क्योंकि सोच एक हो जाती है, सोचने का अंदाज एक हो जाता है, ज़िंदगी को देखने का जाविया एक हो जाता है, ज़िंदगी उसमें बदलना शुरू। हालांकि कब्रें अलग-अलग, हर एक की बाप और बेटे की कब्र एक नहीं हो सकती। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस मुबारक, आपने फरमाया क़यामत के रोज़ इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे मोहब्बत करता है। इंस्पिरेशन यानी आप आकबत साझी कर लेते हैं, आकबत में कहीं साझी हो जाते हैं कि यार मैं उसी ट्रैक पे चलाऊं जिस पे इनाम हुआ, मैं उसी रास्ते पे चलाऊं। कभी गौर कीजिएगा, आप रोज़ 5 नमाजों में पढ़ रहे हैं अन्नमता अलैहिम अन्नमता अलैहिम अन्नमता अलैहिम, जिन पे तेरा इनाम हो। कौन? वो जी 1400 साल बिल्कुल हुआ, वो जी औलिया किराम 800 साल बिल्कुल हुआ, वो जी 100 साल पहले वो गुजरा हुआ। आपको ज़िंदगी में कोई नहीं मिला जिस पे इनाम हुआ। अगर आपको पूरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं मिला, फिर क्या पढ़ रहे हो आप? सिर्फ वो किताबों वालों के नाम। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सो पूरी ज़िंदगी में कोई तो मिले ना जिस पे कह सकें यार ये इस पे कोई अल्लाह का करम है।
कोई अल्लाह का फजल ज़रूर है इस पर। यहाँ से शुरू होती है इंस्पिरेशन की कहानी। सो राइट माइंडसेट के लिए मेरे बच्चों, मैं नहीं कहता सारे दरवेश बन जाओ, सारे फ़कीर बन जाओ, अल्लाह के रास्ते, नीयत ही अल्लाह वाली होनी चाहिए। अल्लाह का रास्ता क्या है? नीयत ठीक है तो अल्लाह का रास्ता है, नीयत ख़राब है तो मस्जिद में भी है तो अल्लाह का रास्ता नहीं है। खाना काबा में खुदा ना खास्ता को जेब काटने गया है तो अल्लाह के घर में मौजूद होकर अल्लाह का रास्ता नहीं मिला उसको। समझे कि नहीं समझे जी? आप किसी को धक्का देते हो, हालांकि बुरी चीज़ है, लेकिन बचाने के लिए देते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आपने बचाने के लिए धक्का दिया, वो ऐन सिरात मुस्तकीम हो गया, लेकिन डिग्रेड करने के लिए दिया है, वो गुनाह हो गया। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहला काम करें अपने माइंडसेट को बनाने के लिए, राइट इंस्पिरेशंस ढूंढें, उसके लिए पढ़ें। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं वैसे ये अपना दुख बता रहा हूँ आपको, बार बार मैं कहता हूँ कि ये 700-750 बच्चे हैं तालीम मुमकिन, इनमें से आटे में नमक मुझे ऐसे मिले जो किताबें पढ़ते हैं। यानी हम तो रिकमेंडेड किताबें पढ़ते थे। आज मैं एक साहब को मिलने गया, वो ऑफिसर थे, बड़े एक अहम ओहदे पे बैठे हुए थे, तो मैं और वो कुछ यादें समेटने लग पड़े, 90s में हम किताबें क्या पढ़ते थे। वो कहने लगे यार ये चंद दिन पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की बर्थडे गुजरी है। मैंने कहा जी मैं आपको एक पैराग्राफ सुनाता हूँ, किसी ने लिखा और मुझे शेयर किया तो मेरा दिल किया मैं आपसे शेयर। उन्होंने कहा जी ज़रूर सुनाएं। सालगिरह मुबारक सर, वो तारड़ साहब को कह रहे हैं, सालगिरह मुबारक सर, मंटो अब मर चुका है और ये जाने बगैर मर चुका है कि अपने वक्त का सबसे बड़ा अफसाना निगार, जिस लड़के के कंधे का सहारा लेकर लक्ष्मी मैंशन की सीढ़ियाँ चढ़ा करता था, वो आने वाले वक्त का इस मुल्क का सबसे बड़ा नावल निगार और सफ़रनामा निगार ठहरेगा, जिसे ज़ुबान खल्क मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नाम से पुकारेगी। आज का मसला ये है बेटा कि हम वाकिफ़ ही नहीं हैं इन चीज़ों से। मैंने 8वीं-9वीं क्लास में किताबें पढ़नी शुरू की, दुनिया के 100 बड़े लोग, अजीम लोग, बड़े लोग बड़ी कहानी है, बड़े लोग बड़ी बातें, ये किताबें छोटी छोटी मिलती थी। हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा बंदा नहीं है, जो है भी वो भी परसेप्शन और इल्यूजन है। माफ़ी के साथ ये कह रहा हूँ, जो मैंने नहीं कहा कोटेड अनकोटेड सुन के भूल जाना, जिसको हम समझ रहे हैं वो भी नहीं है, वो भी इल्यूजन है। वक्त के साथ साबित होगा कितना बड़ा इल्यूजन हमारे साथ होगा, धोखा होगा, है ही नहीं ना। क्यों नहीं है? वाकिफ़ ही नहीं है, हमने ढूंढा ही नहीं है। चलें करीब करीब ढूंढ लें। आपको पहाड़ केटू बहुत बड़ा होता है, नहीं देख सके, शिमला पहाड़ी देख लें छोटी सी जाके, छोटी सी तो देखे ना। कोई तो अपने कद से ऊपर चीज़ देखे, आपके नहीं जी, मैंने नहीं देखना, मना है जी, हाइट को नहीं देखना, मैं बोना ही अच्छा हूँ, फिर आप बोने से ऊपर नहीं जा सकेंगे। कदावर होने के लिए कोई मिसाल होनी चाहिए, किसी की आपसे मुख्तलिफ और बड़ी सोच होनी चाहिए। सो ये है आपकी इंस्पिरेशन और ये है आपका माइंडसेट। आज का सिर्फ इतना ही लेक्चर, 4 क्वाड्रेंट में बाद में किसी दिन पढ़ा दूंगा। पहली बात ही यही है कि जो बनना है उसका माइंडसेट बनाओ। अदीब शायर बनना है, अदीब शायर का माइंडसेट होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है 17वीं ग्रेड की नौकरी और 22वें पे रिटायर, रोज हो रहे हैं, नौकरी लग गए फिर रिटायर हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे पाल रहे हैं, जानवर भी पाल रहे हैं, घर बना लिए, कितने बना लेते हैं। आप दुनिया में आए हैं, बकौल वासिफ अली वासिफ के, दुनिया को अगर फ़र्क नहीं पड़ा, दुनिया से जाएंगे, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया में आए हैं, दुनिया को फ़र्क पड़ा है, दुनिया से जाएंगे, दुनिया को फ़र्क पड़ेगा। अगर ये स्टैंडर्ड है आपका, ये सोचे ना, मैं मतलब अगर आज ये बातें कह रहा हूँ, मैंने 25 साल पहले बातें पढ़ी हुई हैं। जो जुमले में बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं क्यों ये दोबारा बोल रहा हूँ, ये तो मैंने 25 साल पहले पढ़े, जो मेरी इंस्पिरेशन बने। ये दुनिया में आने से फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में से जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई अपने लिए जी रहा है, बड़ी बात नहीं। दूसरों के लिए जी के देखो, इसार करके देखो, कुर्बानी करके देखो, किसी के काम आके देखो, किसी के दिए का तेल बन जाओ। नहीं तेल बन सकते, रोशनी बन जाओ। सो आपने जो बनना है मेरा बेटा, तय करो। एक पूरा हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, जब भी दोबारा क्लास होगी, तय करके आइएगा मैंने बनना क्या है और वो बनने के लिए मेरी इंस्पिरेशन क्या है। कोई मिसाल तो हो। एक बच्ची मेरे पास आ गई, कहती मैं यूईटी से आर्किटेक्चर पढ़ी। मैंने कहा क्या, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बने, कितने साल हो गए पढ़ती थी? 2 साल हो गए डिग्री लेते। मैंने कहा इस मुल्क के 5 बड़े आर्किटेक्चर्स का नाम ले लो। मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ, एक भी नहीं पता उसको। मैं कहा नहीं रे दादा, कितनी मुझे नहीं पता। मैं कहा किसने बनाया था लमरा, नहीं पता। किसने बनाया था फलाना, 3-4 बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्लासिकल जो है, उसको नहीं पता था।
मैं कहा गंगाराम, कहती हाँ उनका हॉस्पिटल है। मैं कहा कहाँ, कहते पास ही रहते होंगे। आप अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज का लेवल लगाएं, इंस्पिरेशंस ही नहीं है। आपका सबसे बड़ा टाउन प्लानर और लोकल में सिविल और इरिगेशन का काम करने वाला बड़ा नाम गंगाराम है। मॉल टाउन को स्केच करने वाला, पता नहीं क्या क्या इरिगेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करने वाला, पता ही नहीं है, लोकल्स का ही नहीं पता। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द कोई हीरो नहीं है, कोई अनमता अलहिम नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, आप गरीब हैं, मेरी आपसे बड़ी हमदर्दी। काबिल रहम इंसान वो शख्स काबिल रहम है जिसके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। सो ये सब चीज़ें आप सोचते कैसे हैं, इसका इन्हिसार इन चीज़ों पे है। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बेसिकली सारे आज के लेक्चर से टोटका दे दिया। पंजाबी में कहते हैं बूटी लगवा दी। मैं बूटी ये है कि सारा कुछ ठीक है, बचपन के अयाम दोबारा नहीं आएंगे, तजर्बात जो हो चुके हैं, नज़रियात जो होने थे हो चुके हैं, सोचें जो बननी थी बन चुकी हैं, स्टैंडर्ड्स बने बनाए मिल गए। एक कभी लेक्चर होगा, अल्लाह करे इंशाल्लाह किसी वक्त में आपको दूं, कि वो स्टैंडर्ड तोड़ दें। आप कभी दुनिया को राज़ी नहीं कर सकते, नए स्टैंडर्ड्स बनाएं। तालीम जो है वो ले रहे हो, मैं अब उसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा। वालिदैन की कंपनी चेंज तो नहीं हो सकती, इल्म जो था बढ़ा लो और बढ़ा लो, ये आपके पल्ले में वस में है, अभी भी वस में। ये अगर एक शख्स रूमी को भी मिलती है ना इंस्पिरेशन शम्स तब्रेज़ से, पूरी ज़िंदगी उसकी चेंज हो जाती है। ये किसी को मिलती है, बुल्ले शाह को मिलती है राशा कादरी की शक्ल में, वो थैया थैया करते चेंज हो जाते हैं। इसके बगैर नहीं बात बन सकती। जाग बिना दूध जमदे नहीं, वो जाग जो है ना वो इंस्पिरेशन है। इतनी सी जाग होती है, इतना दूध होता है, वो कड़ कड़ के ख़त्म हो जाता है, लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, जल जाता है, दही नहीं बनता। इतनी सी जाग होती है और वो पूरे दूध को दही बनाता है। सो आपके पास ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अगर असाइनमेंट दूँ आपको मैं, अपनी ज़िंदगी में अपने से बेहतर 10 बंदे ढूंढो। मैं अभी 10 कह रहा हूँ, लेकिन इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए सुन लीजिएगा। मैं तादाद समझाने के लिए सिर्फ तारीख के बड़े उस्ताद का नाम दे रहा हूँ। वो अपनी किताब में क्या लिखते हैं? उस्ताद का नाम है अली बिन उस्मान अल अजवेर, दाता अली अजवेरी के नाम से लोग जानते। वो कशफुल माजूब में लिखते हैं मेरी ज़िंदगी में 4000 उस्ताद आए हैं, 4000 इंस्पिरेशंस। तो 10 तो ढूंढो, मीन्स इन्फिनिटी होने चाहिए। हर वो शख्स जो आपसे बेहतर है उससे कुछ सीखें। हर वो शख्स जो आपसे काबिल है उसकी काबिलियत का राज पूछें, उससे जाने यार वो क्या है ऐसा खास, तुम्हारे पास ऐसा क्या है। सो इंस्पिरेशंस को ढूंढेंगे तो क्या होगा, आपकी ये माइंडसेट टोटली चेंज हो जाएगा। सो कारोबारी बनना कोई बुरी बात नहीं है, जॉब करनी भी कुछ शायद बुरी बात है, उसमें भी मैं कहता हूँ यार कोई रोल मॉडल्स होने चाहिए हमारे, हमसे ज़्यादा काबिल, हमसे ज़्यादा एफिशिएंट। मैं पिछले दिनों एक कोर्स करके आया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, आई वाज अटेंडिंग द कोर्स। उसमें लेजेंड्स थे सिर्फ स्पीकर, ऐसे ज़्यादा स्पीकर पाकिस्तानी थे ही नहीं, अमेरिकन थे, कैनेडियन थे, कोरियन थे, चाइना से थे, लेकिन लोकल जो थे वो नाम थे जो लेजेंड थे। सर जिसके दिल में कुछ है, ज़ुबान पे कुछ है और अमल कुछ है, वो कैसे इंस्पिरेशन हो सकता है? इंस्पिरेशन का मतलब है जो दिल में है वही ज़ुबान पे और वही अमल में है। सो मेरा बेटा दुआ करो, मेरी दुआ है, ये वही दुआ है जो अपने बेटे और बेटियों के लिए और यही आपके लिए, अल्लाह आपको इंस्पिरेशंस दे। मैं तो एक नालायक इंसान था, मेरी तो लाइफ किसने चेंज की? बड़े लोगों ने, बड़ों को मिल के, बड़ा मानने से, एडमिट करने से, उस्तादों की जूतियाँ सीधी करने से, उनके ब्रीफकेस उठाने से, किसी की चाय बनाने से, किसी की इज़्ज़त करने से। ठीक है कि नहीं? मतलब मेरे टीचर्स के कभी आप इंटरव्यू सुनने शुरू करें, पढ़े होंगे यूट्यूब पे कितने हमने रिकॉर्ड किए, यहाँ एक फ़र्द एक तहरीक में लिखे होंगे कईयों के। मतलब दे एडमिट दैट यार हमारे 1000 अगर तालिब इल्म ज़िंदगी में इससे ज़्यादा करने वाला नहीं मिला। इंस्पिरेशंस, और ये वो हैं जो इंस्पिरेशंस थे मेरी बेसिकली। उनको तो रिकॉर्ड ही नहीं मैं कर सकता था ना, वाइवा में काटने वाले और ब्लैक में, उनको तो नहीं मैं रिकॉर्ड करवा सकता। इंस्पिरेशंस जो क्लेम करते थे कि यार नहीं मेरी ज़िंदगी में ना जी ये एक ताबेदार शागिर्द है, और मैं कहता था यार ऐसा उस्ताद नहीं किसी को मिलना। सो कंक्लूजन ऑफ स्टोरी, आज आपका सिर्फ इतना ही काम है। अब अगली दफ़ा जब आप आएँ तो सीक्रेट मूवी जिस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखी, इसी तरह अब ये ना कहिएगा सर कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो शायद मैं चेक ना करूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेरे इस क्लास की कोई असाइनमेंट नहीं है शायद आज के दिन, लेकिन अल्लाह देख रहा है। अल्लाह मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगा अल्लाह मियां मेरा गला ख़राब था, आवाज़ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने ईमानदारी से लेक्चर दिया।
आपसे ज़रूर पूछेगा, इसका तो गला ख़राब था, इसने पूरी ईमानदारी से गाइड किया, तुमने क्या किया उसके बाद। तो अगर मेरी पूरा इखलास था, सज़ा उतनी बड़ी होगी, मेरी तरफ से नहीं होगी, उसकी तरफ से होगी, याद रख लेना। सो आपकी मेहरबानी करके आपको 10 अपनी ज़िंदगी के लेजेंड्स ढूंढो, फिर उनसे कनेक्शन। मैं आपको फिर कोई वीडियो दे दूंगा जो मेरी रिकॉर्डेड पड़ी हो, टाइम बचाने के लिए। जिस दिन आप कर देंगे कि जी हमने बना लिया 10 के लिए, हमने नहीं चेक करनी, मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा ये क्यों है। आपकी इंस्पिरेशन आपकी, मेरी, मैं क्यों कंपेयर करूँ। छोटी छोटी इंस्पिरेशन होनी चाहिए, कोई होनी चाहिए, लाजमी नहीं लेजेंड ही हो, छोटा मोटा लेजेंड चल जाएगा। इसलिए शिमला पहाड़ी का वर्ड मैंने बोला, छोटा मोटा चल जाएगा। वैसे मुझे दानिश्वर जब नहीं भी मिले थे, उर्दू का टीचर मेरा इंस्पिरेशन थी, तारिक सिमाब साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी, बड़े बीमार हैं आजकल। तो मैं उनसे बड़ा, मैं कहा यार क्या बंदा है यार, कैसा बोलता है, कमाल, कैसी इकबाल की शायरी समझाता, कुछ तो हो यार, कुछ तो मुख्तलिफ हो, ताकि आपका माइंड सेट बन सके। फिर उनमें से मैं कहूँगा जी टॉप 3 को पकड़ लो, टॉप 1 को पकड़ो, उनसे टाइम उनके साथ गुजारो, उनके साथ एक कनेक्शन बनाओ, एक रिस्पेक्टफुल, एक गैप वाला कनेक्शन जिसमें सीखा जा सके। नहीं समझ आई। तो ये नहीं होना चाहिए कि उस्ताद को जाके गले लगा लिया, रांझा रांझा कर दी, नहीं मैं आप पे रांझा हुई खुदा, ये नहीं इसका मतलब। इसका मतलब सोच एक होना है, जिसम एक होना नहीं है। नहीं समझ आई। सोच और नज़रिया एक करना। बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी मेहरबानी।